हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्राइट एकेडमी। लास्ट हमने अभी तक जो किया है यूजीसी के एग्ज़ाम के पैटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सारे लेक्चर्स हमने कवर किए हैं। अब आज के लिए स्टूडेंट्स हम क्या कर रहे हैं, हम 2019 में यूजीसी एग्ज़ाम के यूजीसी के नेट के पेपर 1 के जो एग्ज़ाम्स हुए थे उनके जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने उनको वाइंड अप किया हुआ है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2019 का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। और इसमें से मैंने सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चंस जो कंप्यूटर से रिलेटेड थे उनको कुछ को मैंने इकट्ठा किया है और एक साथ मैं अभी उनको डिस्कस करने वाली हूँ आप सभी के साथ। आई होप ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक चीज़ आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है कि यहाँ पर हम कुछ चीज़ों के बारे में जिनके बारे में हम डायरेक्ट अप्रोच रखेंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे रखेंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमें ऑप्शंस के थोड़ा थॉरो नॉलेज होनी चाहिए। लेट्स सी ऐसा क्या है जो हम यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद माय पैटर्न। सबसे पहली चीज़ जो हम स्टार्ट करेंगे वो हमारे पास आ जाती है पहले क्वेश्चंस के साथ। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। क्या चीज़ है? इन द कंप्यूटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वॉर्म। पहले तो ध्यान से ये चीज़ याद रखनी है कि हमें काफ़ी सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से देखना है। जैसे यहाँ पर WORM ये सारे के सारी कैपिटल्स में है, ये सारे का सारा टर्म जो है, रादर दैन इसकी जगह पर अगर ये चीज़ लिखी जाए या W कैपिटल होना चाहिए, कुछ भी है ना। अभी ये चीज़ हमें डिफाइन होगी वॉर्म। अब सबसे पहले आंसर जो हमारे दिमाग में आता है वो काफ़ियों का यही आएगा अगर हम ऑप्शंस के ऊपर ना जाएं कि वॉर्म इट इज़ अ वायरस और अ मालवेयर। वायरस की ही एक टाइप कह लो, वायरस तो नहीं बल्कि हम एक टर्म पे जाते हैं दैट इज़ अ मालवेयर। लेकिन आपने जैसे ही ऑप्शंस देखे होंगे तो अब आपको यहाँ दिखा होगा कि यहाँ तो हमारे पास ये मालवेयर जैसी कोई कैटेगरी है ही नहीं ऑप्शन में। तो फिर अभी क्या होता है, तो अब आप एक एक करके यहाँ पर पढ़ना शुरू करेंगे। राइट ऑन रैंडम मेमोरी, राइट ऑन रियल मेमोरी, राइट वंस, रीड मैनी, राइट वंस, रीड मेमोरी। ये हमारे पास ऑप्शन आ गए। इसका मतलब कि ये चीज़ कुछ इस तरीके से रिलेटेड है। तो वॉर्म इट इज़ अ परमिशन जो हम हमारे डिस्क्स को देने के लिए यूज़ कर रहे हैं। जैसे हम CD जो है या DVD जो है, इसमें हम दो टाइप्स डिफाइन करते हैं, ROM CD रीड ओनली मेमोरी, एंड दूसरा टर्म आता है CD RW रीराइटेबल, और अदरवाइज इसी के लिए टर्म क्या आ गई, वॉर्म। ठीक है, नहीं सॉरी इसमें नहीं आएगा, ये यहाँ पर आएगा CD रीड ओनली मेमोरी और अदरवाइज इट इज़ कॉल्ड एज वॉर्म। ठीक है, क्या चीज़ रही, राइट वंस, रीड मैनी। ठीक है, वहाँ से ये टर्म को डिफाइन किया गया एज वॉर्म। ठीक है, ये क्या चीज़ रही, अ परमिशन जिसमें हम सिर्फ एक ही बार लिख सकते हैं, यानी ये एक रीड ओनली का पैटर्न होता है, रीड ओनली मेमोरी टाइप ऑफ अ डिस्क, जिसमें एक बार लिखा गया है बाय द मैन्युफैक्चरर और अदरवाइज द कंपनी और द ऑर्गेनाइजेशन जिसकी तरफ से ये चीज़ जा रही होती है, एंड उसके बाद हम इसको सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एंटीवायरसेस की अगर आप CDs लेते हैं, अगर आप विंडोज़ इंस्टॉलेशन की CD लेते हैं, है ना, या फिर अगर हम MP3 MP4 CDs ले रहे हैं जिनमें हमें सॉन्ग्स पूरे के पूरे फिल करके मिले होंगे, तो ये सारी की सारी जो हैं ये एग्जाम्पल्स किसके होते हैं, रीड ओनली मेमोरी। CD रोम यानी कि सिर्फ रीड ओनली कैटेगरी है, और अदरवाइज राइट वंस, रीड मैनी। तो आंसर कौन सा है, C ऑप्शन इज करेक्ट यहाँ पर, क्योंकि इट इज़ द परमिशन फॉर द डिस्क्स। ओके, ये हमारे लिए यहाँ CD की तरफ से ये स्पेशली चीज़ ना स्टार्ट हुई थी कि CD ने दो वैरायटीज़ प्रोवाइड करनी शुरू की थी, रीड ओनली टाइप यानी राइट वंस रीड मैनी टाइप, एंड रीड एंड राइट। रीड एंड राइट हमारे पास पहले से ही चल रहा था। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट suitable इन द कंटेक्स्ट ऑफ ईमेल। अब देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें हमें ऑप्शंस पढ़ के ही पता चलेगा। इनमें से एक ऐसा ऑप्शन जो कि सुटेबल नहीं है ईमेल के विद रिस्पेक्ट, it is a letter sent over a computer network. Second option, it can be used to send unsolicited messages. Third option, email is a snail mail. And fourth option, email address includes domain name.
आपको इंटरनेट वाले सेक्शन में मैंने बहुत अच्छे से करवाया हुआ था कि डोमेन नेम ये इसका पार्ट होता है। इट इज़ अ लेटर दैट सेंड ओवर अ कंप्यूटर नेटवर्क। बिल्कुल, ईमेल का मतलब यही था, मेल मैसेजेस और द लेटर्स जो हम पहले मेल यानी सेंड रिसीव करते थे उनको ऑनलाइन करने का एक मेथड है। तो कौन सा एक इररिलेवेंट लग रहा है? बहुत ईजी है इसको जज करना। ईमेल इज़ अ स्नेल मेल, ऐसा कुछ भी नहीं है। ईमेल कैन बी यूज टू सेंड अनसॉलिसिटेड मैसेजेस, यानी अनसॉलिसिटेड ईमेल्स या फिर अनऑथराइज मेल्स। हाँ, ये हो सकता है ना। तो ये हमारे लिए थर्ड ऑप्शन जो है विच इज द रॉन्ग वन, और आंसर के अकॉर्डिंगली सी ऑप्शन। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइसेस। हमें 3 स्टोरेज डिवाइसेस दिए हैं, हार्ड डिस्क, CD एंड DVD रोम। CD रोम एंड DVD रोम। Arrange these in the ascending order of their storage capacity and select the correct option. Ascending order इसका मतलब कि हमसे पूछा जा रहा है from the smallest to the storage capacity है तो to the largest, है ना। ये चीज़ हमसे पूछी जा रही है, इसीलिए मैंने आपको स्टूडेंट्स बार बार कंपैरिजन करवाया था। तो एक बार है आपके पास तीनों ही ऑप्शंस हैं, आपने तीनों ऑप्शंस में ही अगर कैपेसिटी के नॉर्म्स पे कंपेयर करना हो तो एक बार आप रिकॉल कर लीजिए, और अदरवाइज नहीं तो एटलीस्ट आपके पास सबकी तीनों की यानी कि कैपेसिटी और उसका सोर्स वो होना चाहिए। अगर हम CD रोम की बात करें तो CD रोम ये जनरली 600 to 900 MBs की कैपेसिटी रखता है, ठीक है। अगर हम DVDs की बात करें तो DVDs जनरली आर डिज़ाइंड फॉर द कैपेसिटीज ऑफ 1 to 17 GBs, और अगर हम हार्ड डिस्क की बात करें तो ये 1 टेराबाइट की कैपेसिटी के साथ होती है ना। इसीलिए सबसे स्मॉलेस्ट हमारे पास क्या आ जाता है? CD से बड़ी कैपेसिटी DVD की, DVD से बड़ी हार्ड डिस्क की। तो हमारे लिए 4 ऑप्शंस हैं, BCA, BAC, CBA एंड ACB। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? B, यानी CD रोम, CD रोम के बाद DVD रोम एंड DVD रोम के बाद हार्ड डिस्क। ये हमारे लिए बिल्कुल सही ऑप्शन है। यहाँ पर ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो दोनों ही क्वेश्चंस हैं जिनमें थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको जज करने के लिए, इसलिए जल्दी नहीं करना है, आपने जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से आपका टाइम लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। लिस्ट 1 क्या टर्म है? www, B जावा, C रैम एंड D रोम। और लिस्ट 2 क्या डिफाइन कर रही है? वॉलेटाइल मेमोरी, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, वर्ल्ड वाइड वेब एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इनको मैच करना है। एज ऑब्वियस ये www से तो आप बहुत इजीली जज कर सकते हैं, www यानी वर्ल्ड वाइड वेब। अब अगर हम हमारे ऑप्शंस में देखें तो अगर तो हमें हमारे ऑप्शंस में जैसे अगर कोई एक ऑप्शन ही आप ढूंढ रहे हैं तो आप पहले तो उसी से डायरेक्टली जज कर लीजिए। ए सी से रिलेट हो रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में ए से रिलेट हो रहा है, दूसरे ऑप्शन में ए बी से रिलेट, थर्ड ऑप्शन में ही ए सी से रिलेट हो रहा है एंड डी ऑप्शन में ए डी से रिलेट हो रहा है। इसका मतलब अगर हम यहाँ पर सिर्फ एक ऑप्शन को भी जज कर पाए हैं सही से तो इसका मतलब हमारा काम सही चल रहा है ना, हमने ये बिल्कुल सही मैच कर लिया। क्लियर? तो सॉरी, तो ये ऑप्शन सही है। तो www वर्ल्ड वाइड वेब, जावा इट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो ये हम लैंग्वेज के तौर पे यूज़ करते हैं। रैम इट इज़ अ वॉलेटाइल मेमोरी क्योंकि इसके कंटेंट आफ्टर शटडाउन इरेज हो जाते हैं। एंड रीड ओनली मेमोरी इट इज़ अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी क्योंकि इसके कंटेंट इरेज नहीं होते। तो वॉलेटाइल यानी कि टेम्परेरी, ये हमने किया था। एंड नॉन वॉलेटाइल यानी कि रोम, ये क्या होते हैं? परमानेंट, ठीक है। और अगर स्टूडेंट्स आपको याद हो यहाँ से तो मैं यहाँ से रिवाइज करवा दूंगी। रीड ओनली मेमोरी क्योंकि ये एक सेमीकंडक्टर चिप है तो इसको परमानेंट करने के लिए हमको एक आर्टिफिशियल तरीका यूज़ करना पड़ गया, यानी वन ऑफ द मेथड जो हम इसके साथ यूज़ करते हैं। तो ये परमानेंट होने का रीज़न क्या था कि हमने इसको प्रोग्राम्स कुछ इस एक्सक्यूज मी, सॉरी स्टूडेंट्स। तो हमने इसको कुछ प्रोग्राम्स इस तरीके के दिए थे, वो प्रोग्राम के लिए हमने क्या टर्म यूज़ की थी? फर्मवेयर, जो हमने प्रोग्राम यूज़ किया हुआ था। ओके अगर हम सारे ऑप्शंस देखें तो एक एक करके अभी आप सारे ऑप्शन से सॉरी उन्हें मैच करने की कोशिश कीजिए।
आई गेस ये सभी को बहुत इजीली क्लियर हो गया होगा। वर्ल्ड वाइड वेब, जावा बी एंड डी का रिलेशन सही बैठ रहा है, सी एंड ए का एंड डी एंड बी का। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्च इंजन। इसीलिए मैंने आपको इंटरनेट के टॉपिक में बहुत अच्छे से करवाया हुआ है, आप वहाँ पर बहुत अच्छे से इसको ज़रूर पढ़िए। सर्च इंजन क्या होते हैं? सर्च इंजन, दीज आर द साइट्स जनरली दैट मेक्स द सर्च ईजी, है ना। ये हम यूज़ करते हैं जो हमारी सर्च को ईजी बहुत कर देती है ना। अब उसी के लिए हमने कोई साइट ढूंढनी। इंटरनेट, इट इज़ अ टाइप ऑफ अ नेटवर्क, तो ये ऑप्शन तो नहीं है। बिंग, इट इज़ अ टाइप ऑफ अ बिल्कुल सर्च इंजन। स्काइप, ये एक सॉफ्टवेयर है जो वीडियो कॉलिंग वगैरह मीटिंग्स के लिए हम यूज़ कर लेते हैं। एक्रोबैट रीडर, ये हमारे लिए पीडीएफ रीडर होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ अ सॉफ्टवेयर। स्काइप इज़ ऑल्सो सॉफ्टवेयर। इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क, है ना। तो हमारे लिए एक ऑप्शन बचा, दैट इज़ बिंग, अगेन अ साइट और इट इज़ अ सर्च इंजन। और कौन कौन से हैं? गूगल एंड याहू, ये 3 अगर नाम याद है बहुत है हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमने किया था ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कौन कौन से ऑप्शन है? डीप लर्निंग, बिल्कुल भी नहीं, हमने ऐसा कुछ टर्म नहीं सुना हुआ। मशीन लर्निंग नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल नहीं। पाइथन, वेरी गुड, इट इज़ अ टाइप ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ऐसे आपने याद रखना है कुछ टर्म्स जो हमारे लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में बिल्कुल शुरुआती थी, लाइक फोर्ट्रैन, कोबोल, लिस्प, पास्कल, पाइथन, रूबी, एंड इसके अलावा प्रोलॉग, सी प्लस प्लस। ये एक्चुअली नाम जो है ये तो हमने सुन रखे होते हैं। जावा, पर्ल इज ऑल्सो अ लैंग्वेज जो हम यूज़ करते हैं हमारे सिस्टम्स में। .NET फ्रेमवर्क होता है, अदरवाइज हम लैंग्वेज में भी यूज़ कर सकते हैं इसके टर्म को। क्लियर। तो ये हमारे पास कुछ ऐसी लैंग्वेजेस के नाम हैं जो हम थोड़ा कम सुने, बेसिक, है ना। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे ही नाम आए हैं जो हमारे लैंग्वेजेस के हैं, ठीक है। तो उनमें से पाइथन इज अ नेम ऑफ अ लैंग्वेज। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ कॉन्सेप्ट जो हमें 5th जनरेशन में डिफाइन करने मिला था। मशीन लैंग्वेज अगर होता है देन इट विल बी अ लैंग्वेज। मशीन लर्निंग इज ऑल्सो अ कॉन्सेप्ट। डीप लर्निंग, इट इज़ अ टाइप अगेन ऑफ अ कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो एक लैंग्वेज हमारे लिए आ गई। द पर्पज ऑफ ICT इन एजुकेशन, एक्चुअली क्योंकि यूजीसी के एग्जाम में ICT के टर्म से कंप्यूटर्स का सेक्शन डिफाइन हो रहा है, और कंप्यूटर्स को किसी भी एरिया में डिफाइन करने के लिए यानी इन्वॉल्व करने के लिए कोई ना कोई रिलेशनल पर्पज रहा है ना। तो पर्पज ऑफ ICT इन एजुकेशन ये क्या है? अट्रैक्ट द स्टूडेंट्स, अदरवाइज सेकेंड ऑप्शन है मेक टीचिंग इंटरेस्टिंग, ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम्स, या प्रमोट्स द टेक्नोलॉजी कल्चर इन द टीचिंग। एक्चुअली में ये चारों ऑप्शंस हैं जो कहीं ना कहीं सूट करते हैं। शायद अगर हमारे पास ऑप्शन होता ऑल ऑफ दीज का तो हम बेटर वो ऑप्ट कर लेते हैं ना। लेकिन अगर हमें यहाँ ऑल ऑफ दीज भी नहीं मिल रहा है लेकिन बाकी सब भी सूटेबल लग रहा है, तो ICT का एक मेन रीज़न क्या था? मेक द टीचिंग एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग। जो चीज़ बोरिंग लग रही है, यानी कि अगर हम टीचिंग को इंटरेस्टिंग करते हैं तो अट्रैक्टिविटी ऑफ द स्टूडेंट्स ऑब्वियसली कम्स, है ना। तो फिलहाल ये चारों ऑप्शन, 5 ऑप्शंस में से जो हमें डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट में सही आंसर मिल रहा है, दैट इज इट इज अ ऑप्शन दैट ऑलवेज मेक्स आवर टीचिंग वेरी इजी। क्लियर। तो उसमें हम यूज़ कर लेते हैं। ये हमारे लिए सेकेंड ऑप्शन जो है इसका आंसर है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8 पर। इन कंप्यूटर रिलेटेड एक्टिविटीज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनअप्रोप्रिएट फॉर डिस्क्राइबिंग अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। यानी कि कंप्यूटर में ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से एक ऐसा कौन सा नेम है जो कि कोई लैंग्वेज ट्रांसलेटर से रिलेट नहीं करता है। अगर मैंने आपको बताया हो तो आपको याद रखना है, हमारे पास 3 जनरेशन्स थी, 3 लैंग्वेजेस थी। फर्स्ट जनरेशन वी यूजेस बाइनरी इटसेल्फ, तो इसका मतलब ये कौन सी लैंग्वेज थी? मशीन लैंग्वेज। अगर ये मशीन लैंग्वेज थी तो इट डू नॉट रिक्वायर एनी टाइप ऑफ कन्वर्जन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन में हमने कौन सी लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस कर दिया? असेंबली लैंग्वेज को।
एंड असेंबली लैंग्वेज के लिए हमको कन्वर्टर चाहिए होता है, सेम नाम है असेंबलर एज अ कन्वर्टर, तो ये यूज़ किया। थर्ड जनरेशन में हमने क्या चीज़ यूज़ कर ली, हाई लेवल लैंग्वेज, ये थर्ड जनरेशन में हमने यूज़ किया है ना। अब थर्ड जनरेशन हाई लेवल लैंग्वेज है, इसको कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या यूज़ करना पड़ता है, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ये हमारे पास दो आ गए ना कन्वर्टर, तो बस यही थे। अब इधर देख लीजिए ऑप्शन में असेंबलर होता है बिल्कुल, कंपाइलर होता है बिल्कुल, इंटरप्रेटर होता है बिल्कुल, कोड सी नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है हमारा ऑप्शन। तो कोड सी इट इज़ अ टाइप ऑफ अ सॉफ्टवेयर एक्चुअली, लेकिन वो कन्वर्जन नहीं करता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर 3 टर्म्स यूज़ किया एज अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ये 3 नाम याद रखने हैं। मशीन लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज itself do not require any type of conversion. Which of the following is the most suitable, following is most suitable for being designated as the 4th generation language? ये अब स्टूडेंट्स काफ़ी अलग अलग जगह पर काफ़ी अलग अलग क्राइटेरिया है इसको डिफाइन करने का, लेकिन अदरवाइज अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो पर्टिकुलरली ये 4th जनरेशन को डिफाइन करती है। फिलहाल हमारा आंसर जो आता है दैट इज़ जावा। क्लियर हुआ? जावा और बाकी सारी जो लैंग्वेजेस है, एसक्यूएल इट इज़ एक्चुअली डाटाबेस लैंग्वेज, सी इट इज़ अ 3rd जनरेशन लैंग्वेज बिकॉज ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी ये शो कर रही थी, एंड ये थोड़ा सा डिपेंडेंसी शो करने के चक्कर में तब हमें उतना इंडिपेंडेंट एंड स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंसी नहीं डिफाइन हुई है। तो एक्चुअली में 4th जनरेशन इट इज़ अ लैंग्वेज विच पर्टिकुलरली फर्दर मोर डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंसी, platform independency, all of these features. तो Algol, C, SQL, all of these, SQL is actually a database language, तो हम इसको एक रेफरेंस वैसे भी देते हैं कि ये डाटाबेस की ही लैंग्वेज है, तो एक डिपेंडेंसी यहाँ पर भी आ गई। Algol is also a dependent language जो स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसी शो करता है, C भी। तो जावा इट इज़ अ इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, तो ये 4th जनरेशन में इसीलिए डिफाइन की गई है। क्लियर? अदरवाइज ये सारी की सारी ही हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, तो यानी आएगा 3rd कैटेगरी 3rd जनरेशन के बाद ही, है ना। 4th जनरेशन में हम पर्टिकुलरली जावा को डिफाइन करते हैं। एंड अगर आपसे कोई पूछ लेता है 5th जनरेशन लैंग्वेज इसी सीक्वेंस में, तो 5th जनरेशन में भी मैं आपको इसी के साथ याद करवा दूँ कि हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट को 5th जनरेशन में डिफाइन किया है, तो इसके लिए जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो भी याद रख सकते हैं आप, प्रोलॉग बेसिकली, एंड देन लिस्प। लिस्प तो कम, लेकिन प्रोलॉग एक टर्म जो है वो पक्का याद रखनी है। तो ये 5th जनरेशन में डिफाइन, क्योंकि 5th जनरेशन कॉन्सेप्ट को डिफाइन कर रही है, तो वहाँ पर ये रिलेशनली पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एप्लीकेशंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ICT इन रिसर्च विल एंश्योर वाइडर कवरेज एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ नीडेड इंफॉर्मेशन। यानी कि एक तरीके से आपको एक डेफिनेशन दे रहे हैं, द एप्लीकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ICT इन द रिसर्च, यानी इनमें से गिवन ऑप्शंस में से कौन सी एक ऐसी एप्लीकेशन है जो ICT के रिसर्च में यूज़ किया जा रहा है, विच एंश्योर द वाइडर कवरेज एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ द नीडेड इंफॉर्मेशन। वाइडर कवरेज यानी कि बहुत ज़्यादा कवरेज फॉर द इंफॉर्मेशन जो हमको चाहिए, उनकी एक्सेसिबिलिटी। अब इसके बाद ऑप्शंस देख लेते हैं, लैन, वैन, स्काइप एंड इंट्रानेट। देखिए अब हमारे पास चारों ही ऑप्शंस जो हैं वो हमें ऑलमोस्ट नेटवर्किंग टाइप में मिल रहे हैं। तो ऐसी कौन सी नेटवर्क है जो सबसे ज़्यादा एरिया कवरेज प्रोवाइड करे इंफॉर्मेशन के लिए? तो हमारे पास एक ही ऑप्शन आता है, दैट इज़ वाइड एरिया नेटवर्क, जिसमें सब कुछ है, तो हमारा काम काफ़ी ईजी हो जाता है। क्लियर? लोकल एरिया नेटवर्क यू नो, ये थोड़े से एरिया में डिफाइंड होता है। ऐसे इंट्रानेट, इंट्रानेट ये एक टाइप के लैन के लिए ही टर्म यूज़ कर लेते हैं। इंट्रानेट इट इज़ अ नेटवर्क विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन। है ना, अगर एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ही हम किसी नेटवर्क की बात करें तो हमारे लिए वो आ जाता है इंट्रानेट। अगेन इट इज़ लिमिटेड। क्लियर? तो ये हमारे पास आ गया नेक्स्ट जो टाइप आ जाती है क्वेश्चन की। क्लियर? ये हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं, इसके लिए सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारे लिए सही रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 11th क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, दोनों क्वेश्चन है आपके सामने।
इसमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो आप एक बार रीड आउट कीजिए। डैश रिप्रेजेंट्स रॉ फैक्ट्स वेयर एज डैश इज प्रोसेस्ड मीनिंगफुल डाटा। ये हमारी बेसिक डेफिनेशन जो है, जो मैंने आपको करवाई थी, ये उसी में से ही पूछा गया क्वेश्चन है। क्या चीज़ रही? डैश इज द रॉ डाटा। हमेशा रॉ के लिए हमेशा जो टर्म डिफाइन होती है दैट इज ऑलवेज द डाटा। क्लियर? एंड सेकेंड ऑप्शन जो हमारे पास आ जाता है, वेयर एज डैश इज द प्रोसेस मीनिंगफुल डाटा, दिस इज इंफॉर्मेशन। बिकॉज इंफॉर्मेशन ये हमारे पास एक आउटकम होती है जो हमारी ये इंसर्टेड डेटा के बारे में होती है, यानी उसकी एक प्रॉपर आउटकम डिफाइन की जाती है। क्लियर है? अगर मैं आपको डिफाइन कर रही होती तो वो ये था कि ऑल दीज जो हमने ये इनपुट्स दी होती हैं, ये इनपुट्स क्या होते हैं? ये एक्चुअली में ये कलेक्टेड डिटेल्स होती हैं, या वहाँ से मीनिंगफुल और मीनिंगलेस। तो इसके लिए टर्म हमेशा हम क्या डिफाइन करते हैं? डाटा। एंड आफ्टर प्रोसेसिंग, जब भी हम इस चीज़ को प्रोसेस कर देते हैं तो आफ्टर प्रोसेसिंग इट विल बिकम अ मीनिंगफुल आउटपुट। ठीक है? एंड ये जो मीनिंगफुल आउटपुट है, इसके लिए हम टर्म क्या डिफाइन करते हैं? इट इज़ द टर्म विच इज़ कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन। क्लियर? तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन है जो इसको सही से डिफाइन कर रहा है? द सेकेंड ऑप्शन, वो हमारे लिए बिल्कुल करेक्ट है। द सेकेंड यानी डाटा एंड द इंफॉर्मेशन, ये हमारे लिए बिल्कुल सही है, जो बेसिक डेफिनेशन में से ही टर्म आ रही है। क्लियर है? Next question, which of the following is a computer based system that stores and manipulates data which are viewed from a geographical point or a reference? Again question, a direct definition. Clear? मैं फिर से एक बार इसको डिफाइन कर रही हूँ, बहुत easy है समझना। Which of the following is a computer based system? एक ऐसा सिस्टम जो कंप्यूटर बेस्ड ऐसा सिस्टम है that stores and manipulates the data which viewed from a geographical point of reference. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गूगल मैप ओपन कर रहे हैं ना, तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। आप गूगल मैप पे कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो हमें एक जोग्राफिकल पॉइंट, मैप पे सब कुछ नज़र आ रहा है ना। अब इसी के लिए ही सपोज हमें एक ऐसा कंप्यूटराइज सिस्टम है जो खास तौर पर यही काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया हो, हमें उसका नाम पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन देखिए, डेटाबेस सिस्टम पहला, डेटाबेस सिस्टम इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा, कैन बी कलेक्शन ऑफ एनी टाइप ऑफ डेटा, ये सही नहीं है। नेक्स्ट आ गया जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, नेक्स्ट आ गया जोग्राफिकल सिस्टम, एंड नेक्स्ट आ गया सॉफ्टवेयर सिस्टम। फोर्थ ऑप्शन है ना सॉफ्टवेयर सिस्टम। अगेन ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, अगर है भी, यानी सॉफ्टवेयर सिस्टम अगर हम टर्म डिफाइन भी कर रहे हैं तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो कोई भी टाइप के सॉफ्टवेयर के साथ रिलेट करता है। व्हाट इज आवर करेक्ट आंसर? इट इज जियोग्राफिकल, सेकेंड ऑप्शन। इट इज जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो खास तौर पर डिफाइन किया गया सिर्फ और सिर्फ जोग्राफिकल रेफरेंसेस के लिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे गूगल मैप्स, अगर ये रिलेट कर रहा है हमारी हेल्प के लिए, और अदरवाइज एनी टाइप ऑफ मैप जो हम ओपन करते हैं जिसमें हमें कुछ जोग्राफिकल रिलेशनल डाटा चाहिए होता है, उसके लिए हमने स्पेशली ये टर्म डिफाइन किया है। तो ये एक एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली कह लो, आपको एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है, तो उससे रिलेट करके हमारे पास एक नाम आ गया, VDU स्टैंड्स फॉर। हाँ स्टूडेंट्स, ये मैं आपको बार बार बोला था कि हमें एब्रीवेशंस याद रखनी है, और अब आप यही क्वेश्चंस में देख लीजिए हमारे पास कितनी सारी एब्रीवेशंस आ चुकी हैं। VDUs, दीज आर कॉल्ड एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट, यानी कि एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशन, एनी काइंड ऑफ डिवाइस जो आपको विजुअल आउटपुट देती है, तो वहाँ से ये टर्म डिफाइन होगी। दैट इज द थर्ड ऑप्शन जो सही है इसके लिए, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, मॉनिटर, स्क्रीन्स, वीडियोज़ में वगैरह, ये सब वीडियोज़ में आ जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, कायोस्क ऑल्सो पार्ट ऑफ वीडियो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइसेस स्टोर्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला, असेंडिंग ऑर्डर वाला, यहाँ पर ऑप्शंस में सीधा ही पूछा जा रहा है मैक्सिमम या मिनिमम स्टोरेज। 4 ऑप्शंस है, कॉम्पैक्ट डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक हार्ड डिस्क एंड मैग्नेटिक ऑप्टिकल डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क का आपको पता है, फ्लॉपी डिस्क का आपको पता है, हार्ड डिस्क का आपको पता है, मैग्नेटिक ऑप्टिकल डिस्क ये कॉम्पैक्ट डिस्क से हायर वर्जन था। मैग्नेटिक ऑप्टिकल डिस्क यानी कि CDs डिज़ाइन की गई थी, देन द मैग्नेटिक ऑप्टिकल डिस्क ये आई थी, एंड देन इसके बाद DVDs को डिफाइन किया गया था, बिकॉज CD वॉज ऑप्टिकल
ऐसे ही डीवीडीज वॉज टोटली ऑप्टिकल। ऑप्टिकल में और मैग्नेटिक में क्या डिफरेंस होता है? ऑप्टिकल विच आर रीड एंड राइट बाय द लेजर। मैग्नेटिक ऑप्टिकल में क्या कॉन्सेप्ट हो गया? दोनों ही हो जाए, यानी मैग्नेटिक भी हो और ऑप्टिकल भी हो। ये इन बिटवीन का फंडा लेकर आए थे, तो इसकी सीरीज के ही रिलेशनली कैपेसिटी रही है, ज़्यादातर इन द रेंज ऑफ 900 MBs। क्लियर? बाकी सबके बारे में आपको पता है। फ्लॉपी डिस्क ये सबसे कम स्टोरेज डिफाइन करता है, दैट इज ओनली हैविंग द स्टोरेज ऑफ 1.44 MBs, है ना। तो हार्ड डिस्क 1 TB की स्टोरेज है मैक्सिमम स्टोरेज। क्लियर? आई होप इसको जज करने में बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे। हाँ, एक ऑप्शन जो है जो हम ऑलरेडी डिस्कस नहीं कर चुके हैं, तो मैं उसके बारे में बता रही थी। नेक्स्ट आ जाता है, डैश इज अ वायरलेस टेक्नोलॉजी बिल्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट फॉर ट्रांसफरिंग डेटा ओवर शॉर्ट डिस्टेंस, है ना। अभी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या है। वाईफाई, ब्लूटूथ, मॉडेम एंड यूएसबी। मॉडेम इज अ डिवाइस, यूएसबी ये तो यूएसबी कनेक्शन पोर्ट की बात हो गई। तो मॉडेम तो डिवाइस हो गया, यूएसबी पोर्ट हो गया। हमें क्या चाहिए? हमें डिवाइस चाहिए जो वायरलेस फॉर्म में छोटे से एरिया के लिए। वाईफाई और ब्लूटूथ में छोटा एरिया कौन डिफाइन कर रहा है? ब्लूटूथ ऑब्वियसली, है ना। तो थोड़े एरिया में शॉर्ट डिस्टेंस के लिए डिफाइन किया जाए ब्लूटूथ। क्लियर? तो ये हमारे लिए आ जाता है। दूसरा एक और क्वेश्चन याद रखना, ब्लूटूथ जो है वो हम कौन सी वेवलेंथ में एक्सेस करते हैं स्टूडेंट्स? हाँ, तो ये भी एक क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि ये जो ब्लूटूथ है ये कौन सी वेवलेंथ में एक्सेस किया जाता है? तो ये कौन सी वेवलेंथ है? रेडियो वेव्स में। स्मॉलेस्ट एरिया जो होता है, मतलब काफ़ी लोएस्ट रीजन जो कवर करता है रेडियो वेव्स का, वो ये होता है ब्लूटूथ। क्लियर? विच वन ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज एसोसिएटेड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं जा रही हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज एसोसिएटेड विद चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ अ डॉक्यूमेंट इन वर्ड प्रोसेसिंग, यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट में चेंज करते हैं वर्ड प्रोसेसिंग में, तो हम इसके लिए ये जो चेंजिंग टर्म है इनको क्या बोलते हैं? ए ऑप्शन एडिटिंग, बी फॉर्मेटिंग, सी राइटिंग एंड फोर्थ प्रिंटिंग। तो हमारा आंसर क्या आता है? जिसमें हम सारे तरीके की एडिटिंग वगैरह कर देते हैं, दिस इज फॉर्मेटिंग, यानी बहुत सारे चेंजेस, और हम ज़्यादातर हमारे फॉन्ट के साथ चेंजेस करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज फॉर्मेटिंग। आई होप ये भी डेफिनेशन ही है। डाटाबेस में WOS स्टैंड्स फॉर, एक्चुअली ये WOS इट इज़ द फर्स्ट ऑप्शन, वेब ऑफ साइंस। क्लियर? ये क्या चीज़ रही है? डाटाबेस में साइंस। देखो हमारे पास क्या है, इंटरनेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ द डाटा, और दुनिया भर के डाटा को हमने सेव प्रिजर्व करके रखा था इस तरीके से ताकि जब हम इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करें तो कहीं पे भी कभी कोई दिक्कत ना आए। तो यही डिस्ट्रीब्यूशन को ना एक इक्वल कैटेगराइजेशन करने के लिए एक टर्म डिफाइन कर देते हैं, WOS, दैट इज़ द वेब ऑफ साइंस, जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी एंड रिलेटेड कैटेगरीज सारी की सारी आ जाती है। डाटाबेस का एक ब्रांच टाइप कह लीजिए, डिवीजन कह लीजिए। क्लियर? PCI स्टैंड्स फॉर, ये भी बहुत अच्छी टर्म है। ये एक नया क्वेश्चन है, ये बहुत पहले बार बार नहीं पूछा गया। WS अगेन ये नए एब्रीवेशंस में, ये दोनों ही नई एब्रीवेशंस हैं जो हमें 2019 दिसंबर में ही पूछी गई हैं सबसे पहली बार। क्लियर? तो PCI दिस इज द टर्म कॉल्ड एज सी ऑप्शन, इट्स इसका पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। एक्चुअली में क्या है, जब भी हम हमारी पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहे हैं टू द सिस्टम, है ना, पेरिफेरल डिवाइसेस मतलब कि कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस जो है उसको कनेक्ट कर रहे हैं विद द सिस्टम, तो उस टाइम पर पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट ये सिस्टम जो है, जो हमारी पेरिफेरल डिवाइसेस यानी एक्सटर्नल डिवाइसेस को कनेक्ट होने में हेल्प कर देता है। क्लियर है? तो ये वहाँ से टर्म है जो हमको डिफाइन की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से करवाया हुआ है, मैं आपको 1 मिनट भी दे रही हूँ स्टूडेंट्स, इनको कैलकुलेट करो कौन सी वैल्यू सही है। क्या क्वेश्चन है? द टर्म 1 GB रेफर्स टू, तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? आई गेस सभी ने कैलकुलेट कर लिया होगा।
ठीक है, हमने इसके लिए पूरा का पूरा चार्ट भी किया था, है ना। तो क्या चीज़ रही, द टर्म 1 गीगाबाइट रेफर्स टू 1 गीगाबाइट, हमने कहाँ से, हम किलो से चले थे, 1 KB इट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स। फिर अगली हर वैल्यू इसके मल्टीप्लिकेशन में बढ़ती रहती है, 1 MB इट इज इक्वल टू 1024 किलो बाइट्स, KBs हम बोल देते हैं। एंड नेक्स्ट वैल्यू क्या डिफाइन होगी फिर, 1 GB इक्वल टू 1024 मेगाबाइट्स, है ना। तो हमसे किसकी वैल्यू पूछी गई है, 1 गीगाबाइट की। तो 1 गीगाबाइट इट इज इक्वल टू 1024 मेगाबाइट्स, ठीक है ना। ये नेक्स्ट वैल्यू क्या हमारी आ जाती थी, 1 टेराबाइट, टेरा से बड़ा पेटा, ठीक है। ये पूरा वो साइकिल याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। अब ये भी एक टाइप आती है आपको, तो आराम से इसमें कोई ऑप्शंस पढ़ने आपने। गूगल्स वेब ब्राउजर इज कॉल्ड एज अ क्रोम, ओके। नेक्स्ट ऑप्शन, एप्पल्स वेब ब्राउजर इज कॉल्ड सफारी एंड मोजिला फायरफॉक्स इज एन ओपन सोर्स वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर। तो अब आपने क्या बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, और हमें ऑप्शंस देखो क्या मिल रहे हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन, A and B only, B and C only, A and C only, A, B and C only। गूगल का ब्राउज़र क्रोम कहलाया जाता है, 100% ट्रू। एप्पल के लिए ब्राउज़र सफारी है, 100% ट्रू। एंड मोजिला इज़ अ ओपन सोर्स ब्राउज़र सॉफ्टवेयर, बिल्कुल सही है, क्योंकि ब्राउज़र्स में मोजिला फायरफॉक्स ये हमारे पास ओपन सोर्स ब्राउज़र है, यानी हम वी कैन चेंज द कोड ऑल्सो। तो यानी तीनों स्टेटमेंट्स सही हैं, इसका मतलब द फोर्थ ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन हमारा जो है सही है। A and B and C ऑल द 3 कमांड्स आर बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए आर करेक्ट। अगेन ये स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन जो है ये काफ़ी आए हुए हैं। इट इज़ यूजुअली फास्टर टू एक्सेस डाटा स्टोर्ड इन रैम देन इन हार्ड डिस्क। देख लीजिए हमने रिलेशन किया हुआ था, रैम इट इज़ अ, खैर चलो पहले नेक्स्ट कर लेते हैं। द हेक्साडेसिमल नंबर 99 इज सेम एज द डेसिमल नंबर 99। अब नीचे वाले ऑप्शंस में देखते हैं, ए ओनली, बी एंड ओनली, बोथ ए एंड बी और नीदर ए। तो हमारे लिए दोनों ही स्टेटमेंट्स सही हैं, तो हमारा थर्ड आंसर सही है क्या, इट इज़ यूजुअली फास्टर, इट इज़ यूजुअली फास्टर टू एक्सेस डेटा स्टोर्ड इन रैम देन इन हार्ड डिस्क। बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि रैम इट इज़ अ प्राइमरी डिवाइस and primaries have the direct access of CPU, whereas hard disk it is a secondary device, and because of the secondary nature ये क्या आ जाता है, indirect access में। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हेक्साडेसिमल नंबर की बात करें। अब मैंने आपको चारों नंबर्स जो है ना इंट्रोडक्शन में करवाए थे। बाइनरी हैव द रेंज ऑफ 0 to 1, इसके रेंज में सारे के सारे नंबर्स सही हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑक्टल नंबर, इट इज़ हैविंग द रेंज ऑफ 0 to 7। नेक्स्ट आ जाता है डेसिमल नंबर, इट इज़ इन द रेंज ऑफ 0 to 9। एंड नेक्स्ट आ जाता है हेक्साडेसिमल, 0 to 9 एंड A to F। अब हमें क्या बोला गया है कि हेक्साडेसिमल नंबर में अगर मैं 99 लिखूँ, है ना, और वही चीज़ मैं डेसिमल में भी लिखती 99, तो क्या ये जो दोनों नंबर हैं हेक्साडेसिमल नंबर इज सेम एज द डेसिमल नंबर इन 99। रेंज देखो 0 to 9 में 9 आता है, हम 99 यहाँ लिख सकते थे, बिल्कुल ठीक है। एंड 0 to 9 के अंदर 99 जो हमारे पास आ जाता है वो क्या है, 99। अगर तो हम इनकी सिर्फ लिखावट की बात करते हैं कि 99 एंड 99, तो ये दोनों ही लैंग्वेजेस में 99 बिल्कुल ठीक है, क्योंकि दोनों ही रेंज कवर कर रहे हैं। क्लियर, तो हमें यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आ रही। तो कभी भी ये नंबर पहचानना हो, यानी लिखावट में हेक्साडेसिमल नंबर इज सेम एज द डेसिमल नंबर 99, लिखने में सही है, बट इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है यानी वो 99 एंड दिस 99, इनकी अगर हम एक्चुअल नंबर की बात करें तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू सेम नहीं होएगी लिखने में, लेकिन दोनों ही चीज़ें सेम आ जाएंगी। क्लियर, तो बोथ अगर हमें क्योंकि डेफिनेशन में हमें बहुत अच्छे से डिफाइन किया था, हेक्साडेसिमल नंबर 99 इज सेम एज द डेसिमल नंबर 99। अगर हमें इसके न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में या इसकी कुछ कंसेप्ट पूछा हुआ होता है या इसका ज़्यादा इक्विवेलेंट्स बोले हैं, लिखने में दोनों ही नंबर जो है वो रेंज वाइज सेम आएंगे, लेकिन वैल्यूज़ जो होती हैं वो इक्वलेंट 100% इक्वल फॉर्मेट में कैलकुलेटिव वे में अगर हम देखते हैं तब हमारे लिए कुछ चेंजेस आ जाएंगे। क्लियर, नेक्स्ट आ जाते हैं वॉच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। अगेन मैच करना, सॉरी, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। फर्स्ट लिस्ट 1 हमारे पास आ रही है, ऑप्शंस देखिए सारे के सारे हमें कौन से प्रोवाइडेड हैं। डिजिटल इनिशिएटिव्स के टर्म्स में ये डिफाइन किया गया है।
तो ये डिजिटल इनिशिएटिव्स आपको अगेन लास्ट ईयर से ये चीज़ इंक्लूड हुई है। ये कुछ गवर्नमेंट की तरफ से इंट्रोड्यूस किए गई कुछ हमारी स्कीम्स हैं। स्वयं, स्पोकन ट्यूटोरियल, ई ग्रंथालय एंड ई यात्रा, ये हमारे पास कुछ ऐप्स कह लीजिए और अदरवाइज वेबसाइट्स एंड सोर्सेज हैं। नेक्स्ट राइट साइड पर हमारे पास आ जाता है इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स competition, promotes IT literacy through open source software, and e-yatra, it is a personalized and adaptive learning. अगर मैं बात कर रही हूँ तो ये देखिए स्पोकन ट्यूटोरियल्स जो है ना, ये क्या है, अ पर्सनलाइज एंड अडेप्टिव लर्निंग। ई ग्रंथालय, ग्रंथालय ये लाइब्रेरी से टर्म लिखी गई थी, ग्रंथालय जहाँ पर हम काफ़ी सारे ग्रंथ या बुक्स को इकट्ठा करके रखते हैं। तो इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर ई ग्रंथालय, दो चीज़ें हमारे पास हैं। ई यात्रा, इट इज़ अ रोबोटिक्स कंपटीशन, ये क्योंकि यहाँ से टर्म को मतलब इसको रिलेशन में लिखा है। एंड स्वयं, इट प्रमोट्स द IT लिटरेसी थ्रू द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। स्वयं इज अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। नहीं सॉरी, ये फोर्थ ऑप्शन सही है। ओके, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट वन। स्वयं, सॉरी, इट इज़ अ पर्सनलाइज्ड एंड अडेप्टिव लर्निंग, ठीक है। एंड द स्पोकन ट्यूटोरियल्स यानी बी ऑप्शन जो आ जाता है वो है हमारे लिए थर्ड। स्पोकन ट्यूटोरियल्स प्रोमोट्स द IT लिटरेसी थ्रू ओपन सोर्स। सॉरी, ये हमारे पास रिलेशनली गलत मैंने कर दिया है, ऑप्शन सही है। C, that is ई ग्रंथालय, इट इज़ द इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी, एंड D द सेकंड ऑप्शन। आई गेस मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर रही हूँ। A यानी स्वयं, इट इज़ अ पर्सनलाइज्ड एंड अडेप्टिव लर्निंग। B, इट इज़ ई ग्रंथालय, दैट वाज आई वाज श्योर लाइब्रेरी के लिए यूज़ किया जाता है। द स्पोकन ट्यूटोरियल्स, दीज प्रमोट्स द IT लिटरली, एंड ई यात्रा जो है ये सही बोला था, रोबोटिक्स कंपटीशन के लिए एक सोर्स। यानी अलग अलग साइट्स हैं जिनको अलग अलग पर्पसेस में डिफाइन किया गया है, और अदरवाइज दीज आर द सॉफ्टवेयर समवेयर जो डिजिटल इनिशिएटिव्स की स्कीम के अंडर डिफाइन किए जा रहे हैं बाय द गवर्नमेंट। आई गेस ये मैचिंग सही होगी। मैच द फॉलोइंग कम्युनिकेशन चैनल्स विद देयर डिस्टिंग्विश टाइप: ब्लॉगिंग, टेलीविजन, पीरियोडिकल्स एंड कलेक्शन साइट्स। और वहाँ दूसरी तरफ डिस्टिंग्विश टाइप क्या आ रही है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया एंड वर्ल्ड वाइड वेब। क्लियर? तो सबसे पहली चीज़ अगर मैं ब्लॉगिंग की बात करूँ तो ये हम बहुत इजीली रिलेट कर सकते हैं। ब्लॉगिंग, इट इज़ रिलेटेड टू द सोशल मीडिया। अगर हम ऑप्शंस में देखें तो हमारे लिए कोई एक ऐसा ऑप्शन हो, हाँ बिल्कुल एक ऑप्शन है, दैट इज ए इज़ रिलेटेड टू द थर्ड ऑप्शन। टेलीविजन, टेलीविजन इट इज़ अ वेरी फेमस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ऐसे पीरियोडिकल्स, दीज आर द प्रिंट मीडिया। न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स एंड प्रिंटिंग के लिए जो हम वैल्यू टर्म्स यूज़ कर लेते हैं। एंड कलेक्शन ऑफ द साइट्स, ये हम काम पर देख सकते हैं इन द वर्ल्ड वाइड वेब, है ना, क्योंकि कलेक्शन साइट से एकदम कलेक्टिवली वर्ल्ड वाइड वेब www पे सब कुछ पड़ा हुआ है ना। तो आई होप ये मैचिंग भी काफ़ी ईजी है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स ओनली ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया, दैट इज़ द ऑप्टिकल डिवाइसेस, ऑप्टिकल डिस्क्स। ये एक्चुअली वहाँ से टर्म आई थी, ठीक है। तो अगर आपको याद रखना हो ऑप्टिकल डिस्क्स में, तो हमारे पास ऑप्टिकल डिस्क्स में ना क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? 3 चीज़ें आई हैं: CDs, एनी टाइप ऑफ CD, एनी टाइप ऑफ DVD एंड द ब्लू रे। ये हमारे पास 3 नाम आ रहे हैं, ठीक है। USB मेमोरी स्टिक बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि मेमोरी स्टिक या मेमोरी USB कनेक्शन जो आएगा ये हमारे पास मैग्नेटिक फॉर्मेट में आ जाता है। ब्लू रे सही था, लेकिन पहले ऑप्शन गलत है। सेकेंड ऑप्शन देखिए, DVD, CD रोम, USB मेमोरी स्टिक, CD रीड एंड राइट, इसमें भी USB मेमोरी स्टिक आ रहा है। अगेन हार्ड डिस्क, अगेन इट इज़ मैग्नेटिक, USB मेमोरी स्टिक मैग्नेटिक। लास्ट ऑप्शन आ जाता है DVD, CDR, ब्लू रे डिस्क एंड CDRW। यानी CDs आर यानी रिकॉर्डेबल, या CDRW, और अदरवाइज ब्लू रे डिस्क और DVD या कोई इसका फॉर्म लिखा, तो ऑल ऑफ दीज आर द ऑप्टिकल। यानी इन तीनों के आगे जो भी हो ये ऑप्टिकल में आ जाएंगे। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अगेन स्टेटमेंट करेक्ट कौन सी है ये आइडेंटिफाई करना बार बार पूछा जा रहा है। तो www is a network of networks that first started with the 4 computers
कभी तो छोटे से ही शुरू होगा, चलिए ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है www इज़ अ सर्विस दैट रन्स ऑन इंटरनेट। क्लियर हुआ? ठीक है। तो अब अगर हम बात करें तो इन दोनों में से ही अगेन दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो ऑलमोस्ट सही हैं, क्योंकि www अगेन इट वाज अ नेटवर्क जो हमें काफ़ी छोटे नेटवर्किंग टर्म्स में काफ़ी छोटे लेवल पर स्टार्ट किया गया था। एंड www इज़ अ सर्विस दैट रन्स ऑन इंटरनेट, तो इंटरनेट सर्विस के ऊपर ही हम ये चीज़ को चला लेते हैं, है ना, ब्राउज़र को रन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? अगेन स्टेटमेंट करेक्शन के लिए आ गया। इट इज़ यूजुअली फास्टर टू एक्सेस डेटा स्टोर्ड इन रैम दैन इन हार्ड डिस्क। सॉरी, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, अगेन द डेसिमल नंबर एंड द नंबर, तो अगेन ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वन वे प्रोसेस ऑफ द कम्युनिकेशन। अब इसके लिए टर्म हमेशा याद रखें। वन वे कम्युनिकेशन का क्या मतलब रहता है? इफ one terminal is the sender and the second terminal is the receiver, तो one way communication says the sender will always sends only and the receiver will always receive only, ठीक है। और इसको हम एक और टर्म से भी डिफाइन कर लेते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, ठीक है। इनमें से अभी हमको क्या चीज़ करनी थी, ये वन वे कम्युनिकेशन है तो उसका सीक्वेंस हमको डिफाइन करना है ना। अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं, सीक्वेंस उस हिसाब से चेक करेंगे। पहली चीज़ सेंडर डिकोडिंग मैसेज चैनल एनकोडिंग रिसीवर, सेंडर एनकोडिंग मैसेज चैनल डिकोडिंग रिसीवर, रिसीवर कोडिंग मैसेज चैनल डिकोडिंग सेंडर, सेंडर मैसेज डिकोडिंग एनकोडिंग चैनल रिसीवर। अभी देखिए ये सारे के सारे हमारे पास एक्चुअली में टर्म्स क्या हैं, जो हम एक कम्युनिकेशन में सेंडिंग के थ्रू इन बिटवीन जो जैसे हम सेंड करेंगे। अब लेट्स से सेंडर ने सेंड किया, मैंने आपको कोई मैसेज सेंड किया, ठीक है, मैंने ये मैसेज को सेंड किया, लेकिन मैं आपको सेंड कर रही हूँ ताकि जितने भी ऑथराइज्ड स्टूडेंट्स हैं जो हमारे पास पहले से ही एनरोल्ड हैं उन्हीं को ये डिटेल मिले और कोई और इसको ना देख सके, तो मैंने इस चीज़ को क्या कर दिया, एनक्रिप्ट। क्लियर? तो फिर मैं जैसे ही सेंड करूंगी तो मैं वैसे ही मैसेज को साथ ही साथ क्या कर दूंगी, एनक्रिप्ट। ओके, तो वही एनक्रिप्ट यानी कि मैंने क्या कर दिया, एनकोड कर दिया है ये वाले मैसेज को विद द की। तो सेंडर ने क्या कर दिया, एनकोड करके वो मैसेज जो है वो लाइन में डल गया है एंड अब वो मैसेज पास हो रहा है। एंड अब जब रिसीवर के एंड पर ये मैसेज पहुंचेगा, क्योंकि रिसीवर के पास जब मैसेज पहुंचेगा तो अगेन वो एनक्रिप्टेड होएगा, तो रिसीवर रिसीव से भी पहले यानी रिसीविंग के टाइम पर वो पहले क्या करता है, ये मैसेज को डीकोडिंग करता है, फिर उसको वो चीज़ फाइनली रिसीव होती है। तो सेंडर एनकोड मैसेज डीकोड एंड देन फाइनली द रिसीवर। तो यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, जो हमें सारे के सारे स्टेप्स को कवर कर रहा है, हमारे सारे के सारे ऑलमोस्ट स्टेप्स को कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, स्वैपिंग ऑफ एनकोडर डिकोडर्स रोल इन कम्युनिकेशन हैपन्स ड्यू टू का अगर सपोज हमें एनकोडिंग डिकोडिंग में ये स्वैपिंग का ऑप्शन मिल जाता है तो ये कब होता है या ये कम्युनिकेशन में कब ज़रूरत पड़ी, कॉग्निटिव डिस्ट्रप्शन, सिमेंटिक नॉइस, फीडबैक एनालिसिस या वीक चैनलाइजेशन। तो इसमें से ना हमारे पास सही ऑप्शन क्या है, द फीडबैक एनालिसिस। यानी कि अगर तो देखिए वीक चैनलाइजेशन है तो इसमें तो हमारी एनक्रिप्शन या डिक्रिप्शन के स्विचिंग का चांस तो नहीं होगा, रादर देन कोई नॉइस वगैरह जो है वो एंटर हो सकती है। सिमेंटिक नॉइस जो है ये डिस्टर्ब करेगी एनकोडिंग डिकोडिंग की स्विचिंग की बजाय उनकी कैंसलेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान रख सकती है। कॉग्निटिव डिस्ट्रप्शंस अगेन अ टाइप ऑफ डिस्टर्बेंसेस टाइप है ना, वो ये इंश्योर तो नहीं करेंगे कि ये एनकोडिंग डिकोडिंग की स्वैपिंग करवा दी जाए या कुछ ऐसा। तो मतलब कि ऐसा जब हमें इंश्योर होना है कि ये कम्युनिकेशन में कब होता है तो हमारे लिए आंसर क्या रहता है, फीडबैक एनालिसिस। जब हम फीडबैक ले रहे हैं, सपोज मैंने आपको कुछ सेंड किया है और आपसे कुछ फीडबैक भी मांग रही हूँ, तो मैंने एनक्रिप्ट किया होगा और मैंने आपको एक की के साथ डिफाइन कर रही हूँ कि अगर आप मेरे को मैसेज सेंड करेंगे तो आप भी ऐसे करना, एनक्रिप्टेड फॉर्म में ही सेंड करना, सो दैट आई विल बी इंश्योर कि आपकी तरफ से भी मैसेज बिल्कुल सेफ ही रहा है और मैंने सही हाथों में दिया। तो तब हमारे पास ये स्विचिंग का जो ऑप्शन है वो, स्वैपिंग का जो ऑप्शन है वो
सही बैठेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2 अगेन। VoIP, this is called as voice over internet protocol. Fiber optic cables, URL, uniform resource locator, UTP cable, that is अभी हम नेक्स्ट उसमें देख लेंगे, ये हमारे पास टर्म यहीं डिफाइन हो जाती है। दीज आर द ट्विस्टेड पेयर केबल्स। लास्ट ऑप्शन UTP। First option in the list 2 is make use of light pulse to transmit data. Second option, use of internet to make phone calls. Third option, most appropriate to connect computer in small buildings. And fourth option, text used by web browser to locate the web addresses on the internet. अगर हम URL की बात करें तो ये बिल्कुल यही चीज़ पे बैठ रहा है कि URL, it is a text used by the web browser to locate the web addresses, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये क्या होता है, यूज़ ऑफ द इंटरनेट टू मेक द फोन कॉल्स, VoIP, ठीक है। जब हम फ़ोन कॉल्स या कॉलिंग्स में हम यूज़ करते हैं तो VoIP इज अ प्रोटोकॉल। अभी 2 ऑप्शन तो हमको मिल गए हैं, तो हम ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो ए के लिए हमारे पास सेकेंड ऑप्शन कहाँ पर आ रहा है, 2 में आ रहा है, थर्ड एंड सेकेंड ऑप्शन दोनों में ही है ना। ऑप्टिकल फाइबर्स, इट इज़ ऑलवेज यूज्ड, जो कि मेक द यूज़ ऑफ द लाइट पल्स। ऑप्टिकल यानी कि लेज़र लाइट को यूज़ किया जाता है डाटा ट्रांसमिट करने के लिए, तो बी का जो ऑप्शन है वो फर्स्ट ही होगा। यहाँ पर हमारे पास बी का थर्ड ऑप्शन है, इसलिए सेकेंड ऑप्शन सही है। क्लियर है। एंड UTP केबल्स, ये ट्विस्टेड पेयर केबल्स होती हैं, तो सॉरी ये यहाँ आ जाएगा थर्ड ऑप्शन, मोस्ट अप्रोप्रिएट टू कनेक्ट द कंप्यूटर इन स्मॉल बिल्डिंग्स, क्योंकि ट्विस्टेड पेयर केबल्स जो है ये ज़्यादा कवरेज नहीं देती हैं। और ट्विस्टेड पेयर केबल से ज़्यादा कवरेज चाहिए तो हम कोएक्सियल केबल्स यूज़ करते हैं, और कोएक्सियल से भी फास्ट चाहिए तो हम ऑप्टिकल फाइबर्स हैं उनको यूज़ करते हैं। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शंस हैं और उनको रिलेट कर रहे हैं हम यहाँ पर मैच करने के लिए। तो अगेन सब ऑप्शंस नहीं पता होने चाहिए, लास्ट टाइम भी यही हुआ है, आपके पास मैच के जो ऑप्शंस हैं वो ज़्यादा आए हुए हैं, यानी मैचिंग करने के लिए ज़्यादा आया है। तो अगर हमारे पास कोई 1-2 ऑप्शंस भी हैं तो 1-2 ऑप्शंस को लेकर ही हम मैच कर सकते हैं। क्लियर, ये हमारे पास है मैच द कॉलम्स के लिए। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट से, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयज ओनली एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। अभी हमारे पास ये जो टर्म डिफाइन हुई है, दिस इज द कम्युनिकेशन टाइप, जो हम टर्म डिफाइन करें एसिंक्रोनस यानी बाई डायरेक्शनल, है ना। सिंगल डायरेक्शनल हम अभी इससे पहले कर चुके थे डिस्कस, जहाँ पर हमने सिंप्लेक्स एंड डुप्लेक्स की टर्म ये डिफाइन की है। अभी एसिंक्रोनस जो हमारे पास टर्म आ रही है ना, ये इसी से रिलेटेड है, एक एब्रीविएशन है जहाँ पर हम बोथ साइड्स से डिफाइन कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज ओनली हैव द एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। अभी इसमें क्या होगा, दोनों चीज़ें, यानी एक सेंडर है और एक रिसीवर है और एक ही लाइन है, लेकिन ये दोनों ही कम्युनिकेट कर सकते हैं सिंगल लाइन के ऊपर, ये एक ऑप्शन चाहिए। पहला ऑप्शन हमारे पास आ जाता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सेकंड ऑप्शन ईमेल, सी ऑप्शन फॉरम्स एंड थर्ड इंस्टेंट मैसेजिंग, ठीक है। फॉरम्स, अब ये हमारे पास 4 ऑप्शन है, हमें चूज़ क्या करना है कि इनमें से ये कौन कौन से ऑप्शन हैं जिन पे हम ये चीज़ कर सकते हैं। तो देखिए, ईमेल्स हम सेंड करते हैं तो एक बार सेंड होता है और एक बार रिसीव होता है, 1 एट अ टाइम होता है। तो ये क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स में काउंट हो जाता है, यानी कि न सेंडिंग एक बार में हो रही है न रिसीविंग एक बार में, हाफ सेंडिंग हाफ रिसीविंग, ये कुछ कॉन्सेप्ट चलता है। इंस्टेंट मैसेजिंग में भी यही आ रहा है, एक सेंड से हम सेंड करके जब तक दूसरे सेंड पर रिसीव नहीं हो जाता तब तक ये काम होगा नहीं। तो ये जो दोनों हैं मैसेजेस, ये तो हो गए कि ये दोनों ही साइड पर कर रहे हैं हम, है ना। अब बचे क्या, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अगर हम एक टाइम पे देख रहे हैं तो हम बोल भी रहे हैं और हम सुन भी रहे होते हैं, दोनों ही एक ही लाइन पर है। एंड ऐसे ही हमारे पास क्या आ जाता है, फॉरम्स। ये हमारे ऑनलाइन फॉर्म्स जब हम फिल कर रहे हैं या ऑनलाइन बिजनेस मीट्स वगैरह में ज़्यादातर डिफाइन होता है ना। तो यहाँ पर दोनों में मतलब हमारे पास क्या है, हमें क्या चीज़ करनी थी, दैट ओनली डिफाइंस द एसिंक्रोनस, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है, बी एंड सी, सॉरी बी एंड सी, ये हमारे लिए करेक्ट ऑप्शंस हैं स्टूडेंट्स। सॉरी, फॉर्म्स में भी ये होता है, फॉर्म्स जो हम फिल करते हैं जब हम सबमिट करेंगे वो तभी रिसीव होगा, देन हमसे हमारे से रीडायरेक्शन होती है, सॉरी स्टूडेंट्स। तो फॉरम्स और ईमेल्स जो है ना, ये जो दोनों हैं ये 1 डायरेक्शनल डिफाइन करते हैं, और एसिंक्रोनस, सॉरी मैंने जो अभी आपको डेफिनेशन दी है मैंने सिंक्रोनस की दे दी है,
ठीक है। सिंक्रोनस जो होता है ना, ये होता है दोनों डायरेक्शनल में, यानी कि डुप्लेक्स मोड, ठीक है। और एसिंक्रोनस का मतलब है हमें क्या चाहिए होता है, हाफ डुप्लेक्स, ठीक है। हाफ डुप्लेक्स मोड मतलब वही चीज, जो एक साइड से सेंडिंग हो रही है, जब तक वो रिसीविंग कंफर्म नहीं हो जाती है एंड खत्म नहीं हो जाती, तब तक एक टाइम पर एक ही लाइन एक्टिव रहेगी, ठीक है। उस हिसाब से हमारा आंसर क्या आ रहा है, बी एंड सी ओनली, यानी कि ईमेल एंड द फॉर्म्स, ठीक है। ये हमारे पास दो ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज या आर करेक्ट। तो अभी हम ये ऑप्शंस के हिसाब से चेक करेंगे। फॉर द सीक्वेंस ऑफ द इंटीजर्स रिप्रेजेंट इन द बाइनरी एज 00111 010010 01011। अब इसमें से फर्स्ट ऑप्शन क्या है, p एंड डैश, यानी कि जो नेक्स्ट ऑप्शन होता है, सपोज अगर इफ p इज द इंटीजर, द नेक्स्ट इंटीजर p वुड बी रिप्रेजेंटेड एज दिस। तो अभी देखिए इसको कैसे, ये हमें बाइनरी नंबर मिला हुआ है, अगर मैं इसको नंबर में कन्वर्ट करती हूँ डेसिमल में, तो ये क्या नंबर आ रहा है, 7। नेक्स्ट नंबर क्या आ रहा है, 1 2 4 8, 8 एंड 1, 4 और 2 नहीं आ रहा है, तो ये काउंट क्या होएगा, 9। नेक्स्ट नंबर क्या है, 11। तो यानी इसका मतलब क्या हो रहा है, 7 के बाद एक नंबर यानी +2 +2 +2, तो अब 11 के बाद +2 करते तो क्या आता है, वैल्यू 13। और अगर हमको 13 का बाइनरी चाहिए होता तो हम क्या करते हैं, 1 2 4 8 8 एंड 4 + 1, है ना, ये आ जाता है। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या आ रही है, और हमें 5 बिट्स में डिफाइन करना है, तो हम बिट्स कवर कर लेंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 01, नेक्स्ट ऑप्शन 01101, ये हमारे लिए करेक्ट है स्टेटमेंट। नेक्स्ट आ जाता है, अ बाइट इज अ बाइनरी नंबर ऑफ एग्जैक्टली हाउ मेनी बिट्स, तो एग्जैक्टली 8 बिट्स, ये भी हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। तो बोथ ए एंड बी दीज आर करेक्ट 100%। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इंक्लूड्स द फाइल फॉर्मेट सुटेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द साउंड फाइल्स अक्रॉस द इंटरनेट। कौन सी वाली फाइल्स चाहिए हमारे पास, साउंड फाइल्स चाहिए, है ना, यानी कि ऑडियो फाइल्स, ठीक है। तो हम ये ऑडियो फाइल्स जो होती हैं, इनको अगर हम चाहें सेंड रिसीव करना, तो क्या 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 ऑप्शन है, एक्चुअली में ये क्या है, एक्सटेंशंस हैं। क्लियर है। इनमें से अभी कौन सी एक्सटेंशन, MP4 आ रहा है, तो MP4 ये वीडियो का एक्सटेंशन होता है, WAV वीडियो का एक्सटेंशन होता है, .avi वीडियो होती है, ऑडियो वीडियो इमेजेस, है ना। तो ये ऑप्शंस में आ ही नहीं रहा, कहाँ है, MIDI, WAV, WMA एंड MP3, यानी मिडीज, दीज आर द मिडीज, अगेन द फाइल एंड द पोर्ट ऑल्सो, जहाँ पर हम ऑडियो कनेक्शन लेते हैं, है ना। और फाइल के लिए भी ये टर्म थी, MP3, WMA, WAV, ऑल ऑफ दीज आर द एक्सटेंशन ऑफ ऑडियो। इसी के साथ अब आपको स्टूडेंट्स ये ज़रूर करना होगा कि आप क्या क्या करें, कुछ कुछ जो फाइल्स हैं जो कॉमनली हम शेयर करते हैं, जैसे कि ऑडियो, वीडियो, इमेजेस एंड द डॉक्यूमेंट्स, इनकी सबकी एक्सटेंशंस जो होंगी वो आपको पता होनी चाहिए कि अगर हम एक से ज़्यादा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो कौन कौन सी एक्सटेंशंस हैं जो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट जो हमारे पास आ रही होंगी, यानी एक्सेप्ट जो हमारे पास ऑलरेडी गिवन होंगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट, अगेन स्टेटमेंट करेक्शन की बात हो रही है। क्लियर। तो इसमें क्या चीज़ आएगी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट, क्या रहा है, अ लोकल एरिया, क्वेश्चन जो है हमारे पास क्या रहा है, अ लोकल एरिया नेटवर्क LAN is usually located on one brand of the computer, one brand of a computer. Next आ जाता है the acronym ISP stands for Internet Standard Provider. Choose the correct option. Choose the correct answer from the options given below. One only, two only, both 1 and 2 or neither. ठीक है। तो अभी क्या है, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा, वो फिर भी एक हद तक डिफाइन हो रहा है कि थोड़ा बहुत सही है, दैट इज वन ब्रांड ऑफ अ कंप्यूटर, यानी कि अगर मैं बोलूँ कि द नेटवर्क, इट इज़ अ नेटवर्क जो एक ही ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ किया जा रहा है, तो ये एक लोकल टर्म में डिफाइन हो रहा है छोटे से एरिया में, एंड दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन, लेट्स से HCL, एंड HCL इज ओनली अ वन ब्रांड, एंड सारे के सारे सिस्टम अगर लेट्स से उसी के यूज़ हो रहे होंगे, है ना, तो फिर वो वन ब्रांड के अंदर चल रहा है, तो ये काफ़ी जगह पर करेक्ट बैठ जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो सही है, लेकिन अगर हम सेकंड ऑप्शन की बात करें, वो क्या है कि एक्रोनिम ISP, दिस इज कॉल्ड एज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, स्टैंडर्ड नहीं होता है, स्टैंडर्ड गलत है, इसकी बजाय क्या आ जाएगा, इंटरनेट
सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, तो सर्विस इज द सही ऑप्शन, तो सेकेंड ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट आ जाते हैं अगेन मैच द लिस्ट विद लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, क्लियर। तो क्या है अभी ये ऑप्शन आ रहे हैं, वेब ब्राउज़र, नेक्स्ट ऑप्शन वर्ड प्रोसेसर, नेक्स्ट ऑप्शन स्प्रेडशीट एंड नेक्स्ट ऑप्शन वेब ऑथरिंग। तो वेब ब्राउज़र ये अब हम यहाँ राइट साइड पर देखते हैं, प्रिपेयर द रिटन डॉक्यूमेंट, क्रिएट एंड एडिट वेब पेजेस, कनेक्ट टू द वेबसाइट्स एंड डिस्प्ले वेब पेजेस, एनालाइज एंड समराइज न्यूमेरिकल डेटा। अब वेब ब्राउज़र की बात करें तो वेब ब्राउज़र ऑलवेज कनेक्ट्स help us to connect to the website and display our web pages. Word processor prepares the written documents, ज़्यादातर spreadsheet used to analyze and summarize data, and web authentication web authoring, that is the creating and editing of the web pages. तो फर्स्ट का जो ऑप्शन है वो थर्ड है, सेकंड का करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट, तो फर्स्ट का थर्ड एंड सेकंड का फर्स्ट। थर्ड का ऑप्शन जो हमारे पास आ रहा है स्प्रेडशीट्स का, ये आ रहा है फोर्थ। हमारे पास दो ऑप्शन थे तो हमें थर्ड तक यहाँ पर चेक करना पड़ गया था, है ना। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड दिस इज आई गेस दिस इज द लास्ट, दिस वन द लास्ट क्वेश्चन जो आपके पास आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ये आर करेक्ट। अगेन स्टेटमेंट करेक्शन के लिए पूछा जा रहा है। द क्लॉक स्पीड ऑफ CPU इज मेजर्ड इन हर्ट्ज, ओके। Bluetooth technology consumes more power than Wi-Fi technology. अब ऑप्शंस में क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं, चूज द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, A ओनली, B ओनली, बोथ A एंड B और नीदर A एंड B। तो हमारा सही आंसर क्या है, द क्लॉक स्पीड ऑफ द CPU, है ना, ये हर्ट्ज में मेजर की जाती है। वेयर एज ब्लूटूथ इज अ स्लो टेक्नोलॉजी एंड वीक टेक्नोलॉजी, तो ये यहाँ बहुत ज़्यादा कंजम्पशन नहीं है, यानी बहुत ज़्यादा एनर्जी पावर कंजम्पशन नहीं है, तो फर्स्ट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ओके। अभी स्टूडेंट्स ये जितने भी मैंने अब आपसे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, खासतौर पर दीज आर द UGC नेट के एग्जाम्स के क्वेश्चन, तो इसमें आपको क्या रखना है ध्यान कि वॉट एवर यू आर लर्निंग थ्रू द क्लासेस, आपको उसको एक जजमेंट देकर पास किया जा रहा है, जजमेंट देकर पूछा जा रहा है वेदर इट विल बी करेक्ट, वेदर इट विल बी रॉन्ग और अदरवाइज समथिंग। तो आपको वो करेक्शन जो है वो उस चीज़ ध्यान में रखनी है, ओके। अब नेक्स्ट क्लास में हम 2018 का भी एक एग्ज़ाम है, हम वो भी डिस्कस करेंगे, सेम ऐसे MCQs एंड पैटर्न है। तो तब तक के लिए ये क्वेश्चंस को रिव्यू करते रहिए। थैंक यू।